क्योंकि चंद अल्फाज ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ी ही के हैं और उनकी ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही वक्त लगेगा, लेकिन खैर मैं उसकी तरफ भी तवज्जो दूंगा। तो आज का जो मौजू है वो है बिल्डिंग एंड लीडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो चार अल्फाज पे मुश्तमिल है, बिल्डिंग, लीडिंग एंड इंस्टीट्यूशंस। एंड जो है वो तो सिर्फ इनको जोड़ने के लिए मौजूद है। तो आई वांट टू फोकस ऑन दीज वर्ड्स और एक एक की तरफ मैं तवज्जो देना चाहता हूँ एंड उनको अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, मॉडर्न थ्योरी के लिहाज से बयान करना चाहता हूँ एंड शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में क्या हुआ, दुनिया में क्या हो रहा है, और जो एक सवाल जो कि तमाम एक्सपैट्रिएट्स के जहन में रहता है वो ये है कि पाकिस्तान किस तरह से तरक्की करेगा। आप किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान से निकाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसके अंदर से नहीं निकाल सकते, जो कुछ मर्जी हो जाए। तो मैं उसकी तरफ भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी बहुत वक्त बाहर गुजारा है। अब दोबारा मैं मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस इशू। तो सबसे जो पहला लफ्ज़ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा वो है इंस्टीट्यूशन। ये इन तमाम अल्फाज में सबसे अहम लफ्ज़ है, और एक कौम को कौम बनने के लिए भी ये लफ्ज़ जो है वो कलीदी किरदार अदा करता है। इसका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो MIT के प्रोफेसर डैरन एसिमोग्लू ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। उनकी किताब भी है वाई नेशंस फेल, और दूसरी किताबें भी मौजूद हैं। उसके अंदर उसका जो खुलासा है वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो कौम और मुल्क और नेशन को जो है ना वो बनाते होते हैं। अगर आपने किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसके इंस्टीट्यूशंस को तबाह करें, और अगर आपने किसी मुल्क को, किसी नेशन को बनाना होता है तो आप इंस्टीट्यूशन को बनाएं। तो इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ होती है? और सबसे पहले जो चीज़ नहीं होती इंस्टीट्यूशन की कोई शख्स या कोई फर्द नहीं होता, या कोई ग्रुप जो है इंसानों का, वो इंस्टीट्यूशन को नहीं डिफाइन करता। इंस्टीट्यूशन होता है, पार्लियामेंट है हमारी, वो एक इंस्टीट्यूशन है। आपने लम्स का जिक्र किया, दैट्स एन इंस्टीट्यूशन। हायर एजुकेशन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है। तो वो पर्सन स्पेसिफिक मोस्ट डेफिनेटली नहीं होता है। प्रॉब्ली यहीं से मेरे ख्याल में अगर हम आगाज करें तो पता चल जाता है कि कहाँ पे हम चीजें जो हैं वो पटरी से उतरनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो कोई शख्स नहीं है तो वो है क्या? इट इज नॉट ऑल्सो ए बिल्डिंग, ए फिजिकल स्ट्रक्चर नेसेसरली। एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। मैं भी यहाँ पे इस वक्त एक कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वाईफाई के आगे ट्रांसमिशन हो रही है। दोज आर ऑल जस्ट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, एंड ज़रूरी है आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, और वो उसका तरीका ही है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा नहीं होते। इंस्टीट्यूशन जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स, पॉलिसीज, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स होता है, जो कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता और इंडिपेंडेंट होता है। एंड जाहिर है सामने हमारे फौरन हमारा मुल्क ही सामने आता है कि एक शख्स आता है तो चीज़ आगे बढ़ती है, एक शख्स जाता है तो चीज़ घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूशन बनाने में कुछ रह गया, और उसी की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। अब इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने जिक्र किया पॉलिसीज का, रूल्स का, प्रोसीजर्स का, तो इसके इन तमाम चीज़ों के दो हिस्से होते हैं। एक तो वो पॉलिसी खुद बजाते खुद, रूल जो हो, जो कि एक लॉ की तहत की सूरत में या किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में या
ब्यूरोक्रेसी में उसको एस्टा कोड कहते हैं, जो भी कोई हो, एक डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में आपके सामने वो आता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको किसी ने बनाया और उसको किसी ने फॉलो करना, एंड दैट separation is the separation between what is called governance and management. Management का काम, जैसे कि एक वाइस चांसलर का काम है, वो उन तमाम पॉलिसीज को, रूल्स वगैरह को, या सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट का या जो भी कोई आप जिक्र करें, उनको फॉलो करना होता है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर एट ए लीडरशिप लेवल, तो आपने मजीद नई पॉलिसीज, इंप्रूवमेंट्स की प्रपोजल्स देनी होती हैं, लेकिन आप पॉलिसी अप्रूवल की पावर नहीं रखते। दैट इज ए गवर्नेंस फंक्शन, दैट इज वेयर द बोर्ड कम्स इन। हम कैबिनेट, जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो कैबिनेट का जो होता है वो गवर्नेंस रूल होता है, वो पार्लियामेंट रूल्स बनाती है, कैबिनेट उसकी सरबराह होती है एक तरह से, वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं होती है। यही फर्क होता है मिनिस्टर का और सेक्रेटरी का। मिनिस्टर जो है वो किसी की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकता है बाय द रूल्स ऑफ द गेम, लेकिन मजा जो है वो पोस्टिंग और ट्रांसफर, क्योंकि पावर जो है वो उस तरफ से ड्रॉ होती है। यही जो मिक्स है, इसी ने इन एसेंस जो है, जहां चीजें खराब होती हैं, जो आपको नजर आती हैं, वो इसी मिक्स की वजह से होती है। क्योंकि जब आप मिनिस्टर बन जाते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जहाज इस वक्त रुक जाए, ना चले, इसको लेके जाए, ये सीट 1A जो है इसको दे दे, ये नहीं हो सकता, बिकॉज वो फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट का होता है, और मैनेजमेंट ने भी कहीं डिवॉल्व करके उसके रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनाई होती हैं कि इसके तहत किसने सीट खरीदी, कौन पहले लाइन में आया, उसके तहत वो उस शख्स को वो सीट मिल गई। इसी मिक्सचर की कश्मकश में हमने 73 साल गुजार दिए हैं, और आगे भी मजीद इसी तरह से ही चले जा रहे हैं, क्योंकि व्हेन यू आर सेपरेटिंग द टू, तो तब आप बेसिकली अपनी पावर जो होती है वो रिकग्नाइज करते हैं कि रूल मेकिंग पावर, जो कि बहुत बड़ी पावर होती है, दैट इज यू, आप इदारे बनाते हैं उस तरह से, वो आपके पास होती है, लेकिन उसको चलाने की बात नहीं होती है। एंड सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्टीट्यूशन, लेट्स से हायर एजुकेशन कमीशन की अगर मैं बात करूं, तो उधर मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, ये जो पुराना इदारा था वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था। उनका काम ये था कि वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स दें। ग्रांट्स का तरीका ये था कि वाइस चांसलर साहब जो हैं वो आके बाहर दरवाजे के आगे बैठ जाते थे कि चेक मिलेगा। हुकूमत, लोगों का पैसा है, हुकूमत ने उसको डिस्पर्स करना है, हुकूमत ने वो यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाना है, लेकिन जो साहिब उधर बैठे हुए हैं उनकी पर्सनल जो है ये एक तरह से आपको फेवर होगा कि एक चेक जो आपका हक है वो उसको बना के आपको देंगे। अब इसको एक रूल बेस्ड प्रोसेस और सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, तो उसमें तरीका ये था कि आप रूल्स बनाएं कि किस यूनिवर्सिटी को कितनी फंडिंग मिलेगी, यूईटी लाहौर को क्या मिलेगा, कराची यूनिवर्सिटी को क्या मिलेगा। रूल्स ऑफ द गेम जो है उसको फॉर्मुलेट करें। वो जो रूल्स ऑफ द गेम हैं वो कमीशन जो है वो अप्रूव करेगा। अब यहाँ भी मैं क्लैरिफाई करता जाऊं कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उसका रोल गवर्नेंस है, इट हैज नो एग्जीक्यूटिव रोल। चीफ एग्जीक्यूटिव जो था, जो कि पोजीशन मेरे पास थी 8 साल के लिए, दैट इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और नीचे सारे लोग जो थे दे वर रिपोर्टिंग टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कमीशन पॉलिसीज बनाता था, हम इम्प्लीमेंट करते। ये नहीं कभी हुआ कि डॉक्टर अता जो कि चेयरमैन रहे यहाँ पे बहुत देर,
انہوں نے کبھی کہا ہو کہ اس پالیسی میں تو یہ لکھا ہے لیکن آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے, آپ نے دوسری چیز کو کرنا ہے. And that is basically the story of why things work. ہم نے پالیسی بنائی کہ کس یونیورسٹی کو کتنے دینے ہیں. کمیشن کے اندر سندھ کے بھی نمائندے بیٹھے ہیں, پنجاب کے بھی نمائندے بیٹھے ہیں, منسٹری آف فائنانس کے سب نمائندے بیٹھے ہیں. ایک رولز آف دا گیم جو ہے وہ طے ہو گئی. اس کے بعد ہمارا کام ہے اس کو ایک سیملیسلی امپلیمنٹ کرنا. بینکنگ موجود ہے, کیا ضرورت ہے کہ کسی کو آئے, کیوں وقت ضائع کرے, 2 دن آنا, 2 دن جانا, آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جو ہیں وہ مل جائیں گے. اس کو نیچے ٹرانسفر کرتے جائیں تو سیم تھنگ. یو آر آپ نے اسکالرشپ ہے, آپ نے سویڈن کے لیے اپلائی کیا ہے. No, it's nothing to do with me کہ میرا کوئی احسان ہے کہ میں آپ کو اسکالرشپ دے رہا ہوں. میری اسکالرشپ ہے ہی نہیں. I have a responsibility to follow the rules of the game. I have a responsibility کہ rules of the game بنیں گے. تو ایک اسکالرشپ دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ بنایا گیا کہ میرٹ جو ہے وہ اس طرح سے ڈٹرمن ہوگا, پروونشل کوٹا بھی ہوگا, سبجیکٹس کا بھی کوٹا ہوگا, سب چیزیں ہوئی, بٹ سب چیزیں جو ہے وہ ایک قانون اور ایک رول کے تحت ہوئی. اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے, اور جو شخص جو ہے اس کو فالو کر رہا ہے اس کو اسکالرشپ ملی, وہ باہر چلا گیا تو اس کو مہینے میں پیسے مل جائیں گے, جو بھی کوئی طریقہ کار ہے. نہ کسی نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جا رہا ہے نہ. اور یہ بھی سوچیں کہ اگر آپ نے 10,000 اسکالرشپ دیے ہوئے ہیں تو یہ آپ اس چکر میں پڑ جائیں کہ میں سلمان کو پیسے دوں گا کہ عاصم کو پیسے دوں گا, تو nothing is going to work. So that is one example. Another example is جب لمز میں تھا تو ادھر ٹینیور ٹریک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا تھا. ٹینیور ٹریک سسٹم جو ہے وہ ایک خاصا کمپلیکس سسٹم ہے, اور وہ سسٹم جو ہے وہ ایک باٹم اپ سسٹم ہوتا ہے. اور یہ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ اکیڈمیا جو ہے وہ باٹمز اپ آپریٹ کرتی ہے. اکیڈمیا میں وائس چانسلر کسی کو کہے کہ اس کو داخل کرنا ہے, اس کو نہیں داخل کرنا, اس کو پروموشن دینی ہے, اس کو نہیں دینی ہے. دیٹس ناٹ ہاؤ ریئل اکیڈیمک سسٹمز ورک. وہاں پہ پیئر ریویو کا سسٹم ہوتا ہے, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اتنی جان ہے, ریکارڈ ہے, تو آپ کا ریکارڈ بولتا ہے اور آپ اس کو اوپر لے کے چلتے ہیں. The person who is leading the institution, the primary responsibility is in building the institution, تاکہ وہ rules of the game جو ہیں وہ formulate ہوں اور وہ system جو ہے وہ بنے اور اس سے تمام لوگ مستفید ہو چکے. لیڈر جو ہے in that sense is not there کہ وہ اپنی جگہ کو پکی کر رہا ہے کہ بھئی یہ میرا یہ کام ہو. You create the systems, you move on to the next issue. اور اداروں کو بنانے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے ایشوز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. So you create the tenure track system کہ سب سے پہلے ڈپارٹمنٹل لیول پہ ایویلویشن ہوگی, پھر ڈپارٹمنٹل کمیٹیز بیٹھیں گی, پھر اپنی ریکمنڈیشن دیں گی, پھر انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی اوپینین آئے گی, ڈاسیئر بنے گا, فولڈر بنے گا, اوپر جائے گا, اسکول لیول یا فیکلٹی لیول جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں اس پہ پروسیسنگ ہوگی. پھر ڈین جو ہے اپنی ریکمنڈیشن دے گا, وائس چانسلر کے پاس آئے گا. اینڈ نو سنگل پرسن ہیز ویٹو پاور. وائس چانسلر اگر کہے کہ میں نے اس شخص کو نہیں دینا ہے, اٹ ہیز ٹو بی سپورٹڈ بائی the level below it or the level above it. وائس چانسلر کے اوپر بورڈ لیول ہوتا ہے. سو کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس پروسیس کو روک نہیں سکتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ڈاکیومنٹ کہ بھائی آپ نے کہا ہے, ٹھیک ہے, آئی مین یو آر authorized under the rules to have an opinion. Have an opinion, لکھو, بتاؤ کہ کیوں, کیا وجہ ہے, کس وجہ سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پروموشن کی جا سکے. سو جب میں جی آئی کے میں تھا وہاں پہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا چیلنج تھا ادارہ بنانے کا. وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن تھا that was the Department of Electrical Engineering.
تو وہاں پہ سسٹم یہ تھا کہ کریکلم کیسے بنے گا, پھر کریکلم میں لوگوں کو گریڈز کیسے دیے جائیں گے, گریڈنگ آن دا کرو کیا چیز ہوتی ہے, ایڈ کیا ہوگا, ڈراپ کیا ہوگا, بیمار ہو گیا ہے اس کو انکمپلیٹ گریڈ ملنا ہے, آل آف دوز systems and how to implement the improvement system for quality improvement, quality assurance کس طرح سے لائی جائے گی, ان تمام چیزوں کو بنایا گیا. اینڈ جب انسٹیٹیوشن بنتا ہے, شخص آتا ہے جاتا ہے, the things keeps on going. LUMS progresses because LUMS is an institution. وہاں پہ رولز آف دا گیم ہیں, اور ہمارے باقی اداروں میں بھی رولز آف دا گیم ہے. یو ای ٹی لاہور لانگ ٹائم آن سنڈیکیٹ, یا سندھ یونیورسٹی یا کوئی بھی ہو, وہاں پہ جب ٹیچر ایسوسی ایشن جب بولتی ہے تو وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے رولز یہ چیز کہتے ہیں, آپ الگ چیز کر رہے ہیں. یہ بہت کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سفارش ہے, یہ چیز ہے, وہ چیز ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ رولز بیسڈ کوئی بات کر رہے ہوں تو کسی میں ایسی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے آ کے کہ یہ رولز کو آپ نے فالو نہیں کرنا. ویل مے بی دیٹ از اے بٹ اسٹرانگ, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پھر کہتے ہیں جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے, بٹ دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. بٹ پرائمریلی ہمارے جو ادارے پرانے ادارے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آفٹر آل 150 سال پرانا ادارہ ہے, بہت سارے رولز ریگولیشن سسٹمز وغیرہ بنائے گئے. بہت لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو آگے لے کے چلا جائے, ان رولز کو بہتر کیا جائے, امپروومنٹ لائی جائے, آگے کی طرف ترقی کی طرف گامزن ہو. لیکن بیچ میں پھر جو اس وقت ہماری فار ایگزامپل یونیورسٹیز کا پروونس میں المیہ یہ ہے کہ جو سسٹم ایک تھا جو کہ میں نہیں ایگری کرتا, اوریجنلی جو یہ وائس رائل سسٹم جو بنایا گیا جس کے تحت ایک چانسلر ہوتا ہے جو کہ اوریجنلی اٹ واز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا کوئین, بٹ ایٹ لیسٹ ایک سسٹم تھا جس میں پالیٹکس کو علیحدہ کیا گیا تھا اور گورنر جو تھے وہ چانسلر. پھر ایک قانون لگایا گیا کہ گورنر جو ہے وہ صرف چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ کام کر سکتے. وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھ لیں, بیکاز دی انٹائر پرپز از کہ یہ گورننس اور مینجمنٹ کی لائن کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے. دیٹس دا ہول پوائنٹ کہ میں اپنی مرضی کا وائس چانسلر لگا دوں. ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ ایک سرچ کمیٹی بنائیں اور ایڈورٹائز کر دیں, جو بہتر وہاں پہ ہے اس کو اپوائنٹ کر دیں, پکڑ. یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ پاکستان میں لوگ نہیں ہیں, انہوں نے کبھی پاکستانیوں کے ساتھ کام نہیں کیا, ایسی کوئی نہ چیز ہے, نہ ابھی ہے, نہ کبھی آئندہ فیوچر میں ہوگی. So as far as the building part of it is all about because میں electrical engineer ہوں, so I think in sort of computer or IT terms کہ کسی طرح میں یہ ساری rules اور instruction book جو لکھ دوں وہ ساری کے ساری ایک automated work flow کے تحت جو ہے نا وہ ہوتی ہے, تاکہ جو انسان ہے جو کہ ایک اشرف المخلوقات ہے وہ اس لیول کے اوپر کام کرنا شروع کرے. جو کمپیوٹر کر سکتا ہے تو وہ پھر انسان کا کام تو نہ ہو, and you will be able to do more. Those things can all, so your job in building institutions, and essentially the person who is leading the institution is about the creation, about all of those things. Then where the real action comes is in terms of defining a future, planning for it, looking at resources ہیں کہ نہیں ہیں, کہاں پہ کس طرح سے کام ہو سکتا ہے. But leadership is also about creation of a trust in people
an opportunity or the giving of a space. मुझे यहाँ पे हमेशा डॉक्टर रऊफ मरहूम जो के रेक्टर थे GIK इंस्टीट्यूट की, उनकी बात याद रहती है कि वो कहते थे कि ये घोड़े का मैदान। हम जो एकेडेमिया में काम करते हैं, we are blessed because we deal with brilliance, we deal with these young people, we deal with this excitement, we deal with passion. उस पैशन को अनकॉर्क करके भगाना, that is our responsibility as the leaders of the institution. अब ये डर लग जाए कि जी वो मुझसे तेज हो जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा, that's not what you celebrate when something like that happens. The president of MIT doesn't get the Nobel Prize, neither does the president of Harvard, but they celebrate when the others are going to get that. And that is what it is all about. You provide some direction if necessary, and in fact you try and run faster with them so that you take out the obstacles in their path. कोई भाग रहा है तो उसके रास्ते से हर चीज को हटा दो and देखो फिर वो किधर जाता है. And that is what the power of youth is. So that is why one of the things that we focused on at LUMS was building the Center for Entrepreneurship, moving from entrepreneurship into innovation and trying to get it into the creation of new industry, new enterprises, to see what kind of a economic revolution that could bring. But one purpose of leadership that is critical is also in recognizing what are you capable of and what are you not capable of. I, in my own discipline, am an expert in, or used to be at least, now it's been a while since I did research, of diffractive optics. But if you're going to talk about कि ये एक इंडस्ट्री बनेगी, चीज नाम बनाएगा, whatever, that's not my domain of expertise. And entrepreneurship और innovation में जो सबसे बड़ी गलती जो की जाती है वो ये होती है कि आप एक टेकी को ऊपर बिठा देते हैं. We techies are good. I'm a techie, okay? In our own discipline. We may or may not, it depends upon the person, know anything about economics. And entrepreneurship and development of enterprises and innovation is about making money. You have to have an idea that is going to be successful in the marketplace. If you don't know what a market is, if you don't know consumer behavior, if you don't understand input costs, the costing, etc., you are not there to lead the entrepreneurship center. So when we selected the person, and Khurram Zafar, I was very lucky कि Khurram Zafar से मुलाकात हुई, who was to lead the LUMS Center for Entrepreneurship, which then became the National Incubation Center. We had an entrepreneur lead it, not a faculty member, not a business professor. The business professor may or may not, probably will not be the right person. So whatever you are doing, and this is core to leadership of any institution, you give power to the person and you give an opportunity to the person who knows that subject matter. You don't have the designing of the spillway of Tarbela Dam being given to the person who is superb in English poetry. English poetry की अपनी जगह है और उसका मकाम है, but it's not that about the designing of spillways or water supply systems or you name it, green energy, whatever the case would be. So this is the thing that in academia, okay, we recognize every day how ignorant we are and what we don't know about. And everything that you read about the greatest
leaders of enterprise today, they will all talk about one thing, and that is about reading, and that is about gaining new knowledge. You will never gain new knowledge if you don't have a recognition of how little you actually know. And if you would recognize that, you don't have any problem about giving the authority to somebody else, giving them the opportunity to present their material, asking them to define the rules and the policies, etc. It's not about me. Institution building is about taking the person out of the whole thing. Institution building is a recognition. You have 2 days or 4 years or 10 years, but whatever it is, that time is going to go away and the next entity is going to come in. Can we, create an environment in which each person puts a brick, whether it is a biochemistry lab or, the new archaeological center in Shah Abdul Latif University. You focus on what is it that you can do and leave the platform for the next person to come on top and put the brick on top. If the focus is going to be that I am going to remove that brick that was laid first, तो फिर वो वही हाल है कि वो जिस तरह वो ट्रक है उसको रेस दिए जा रहे हैं, वो पहिया घूमे जा रहा है, तो हम नीचे ही जाएंगे उसके अंदर, ऊपर तो नहीं जाने लगे. So just to sort of sum up, 3 words: institutions, leading them, and building them, and getting away from this centrality of the person doing it. Each one of us has that responsibility of building an institution and leaving a better place for the next person to come and build on top of that, and celebrating their success. Thank you very much. Happy to take questions. Okay, sir, thank you very much for a very insightful talk. So I think first we can take questions from the Facebook audience. There are a couple of questions, and then I'm sure our participants also have questions, so we can start with them. Sure. Sir, जो पहला question है वो I think you have touched upon that already. लेकिन एक नासिर महमूद साहब हैं, उन्होंने पूछा है कि rules और regulations पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन सिस्टम या उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसमें एक लैकिंग है या वो बहुत वीक है. तो हम किस तरीके से एक इफेक्टिव सिस्टम बना सकते हैं जो कि सिस्टम बजाते खुद इफेक्टिव हो, ना कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका किरदार ऐसा हो कि उनकी वजह से सिस्टम चलता रहे, और जब वो ना हो तो सिस्टम कोलैप्स कर जाए. यही तो $1 million क्वेश्चन है. और उसमें ये है कि जो एक मुल्क में जो एक फ्रेमवर्क होता है वो एक बैलेंस ऑफ पावर्स का होता है. And you have the executive, you have the legislative, and you have the other powers, and then the fourth estate, which is the media, whose purpose is to highlight if there are any imbalances. Our problem is each entity vying to become all powerful. So when it is a democratically elected government, its focus is on actually becoming a democratic dictatorship. And so this issue about who has the responsibility, well, each one of us has the responsibility. And it is the judiciary that has to play that interpretive role. अब उसके अंदर सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि ओके, रूल्स ऑफ द गेम हैं क्या? और वो रूल्स ऑफ द गेम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अगर हमने, उसको ये नहीं है कि वो चैलेंज नहीं हो सकता, वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है. और जब तक कि वो तरीक़ेकार आप अप्लाई करके रूल्स नहीं चेंज करेंगे, दैट इज इट. सो इस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो हमारे रूल्स फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है. So we have to absolutely, each one of us has to accept that कि ये हम जो भी बात करेंगे वो आइन के तहत बात करेंगे. उसके अंदर हम हाईलाइट करेंगे कि किस जगह पे डिस्क्रिपेंसी आ रही है, किस जगह पे डिस्क्रिपेंसी नहीं है. अगर एफबीआर ने लेट्स से एक तरह से एक्ट किया है या हमने एसआरओ निकाल के टैक्सेस आयद कर दिए हैं, जबकि हमारा आइन जो है और या हमारा जो लॉ है वो कुछ और कहता है, we have to force the courts to make a decision. You have to take that route. So that means कि आपको बजाते खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ गलत है. मैं अपने ख्यालात को बेहतरीन तरीके से उसका इजहार करते हुए आई विल गो टू द बॉडी जिसका ये काम है कि इस चीज़ को सॉल्व करे. एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है ताकि फिर हम उसके ऊपर ये काम डालें कि जी अब आप इसको देखें एंड देन वी प्रेशराइज देम. ना ये कि वो मीडिया कहे कि नहीं मैं गांव का मैं अब चौधरी मुकर्रर हो गया हूं क्योंकि मैं आगे बोल के सब को तबाह कर सकता हूं. So वो framework number one is the constitution, and that is what we have to start to accept and follow. Okay, thank you very much, sir. So we have one more question from audience, and then सफान साहब के पास भी एक सवाल है, तो हम उसके बाद पार्टिसिपेंट की तरफ जाएंगे. अच्छा, ये सर ये जो सवाल है वो आपकी ज़ात से बेसिकली कनेक्टेड है. तो आप एक क्वेश्चन ये है कि आप एक एकेडमिक थे और एकेडेमिया से वो कौन से फैक्टर्स थे या वो कौन सा पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन था जब आपने सोचा कि मैं एकेडेमिया या एकेडमिक होते हुए अब मैं एक लीडरशिप पोजीशन पे मैं जा सकता हूँ और मैं जो है उस लीडरशिप पोजीशन में आकर ना सिर्फ एक बड़ा चेंज ला सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लम्स या हायर एजुकेशन कमीशन, बल्कि उसको एक होता ना एग्जांपल सेटिंग किस्म की एक चीज़ जो है वो जहाँ सिस्टम में पहले ना हुई हो. तो ये आप, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग हैं जो खुद एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन एक चीज़ हो सकती है. अगर आप ये शेयर कर सकें कि वो कौन सा पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन था, क्या चीज़ें थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि अब आपने एकेडेमिया से इस लीडरशिप की तरफ जाना है. ओके, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूंगा कि लीडरशिप के डिफरेंट पाथवेज हैं. एक पाथवे है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं. आप एकेडेमिया में रहते हुए भी लीडर हो सकते हैं, एंड यू आर नॉट in any way junior to or inferior to or किसी तरह से फर्क हैं आप against those people who are succeeding as the vice chancellor or presidents of universities or whatever. It has to be something जो आपके अंदर से आवाज हो या आपके अपना रुझान हो, आपकी अपनी सोच हो कि आप इस तरह से करना चाहते हैं. मेरे जो सबसे पहला जो मेन जो ट्रांजिशन था इनटू एन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग फेज वो ये था कि जब मैं GIK वापस आया, आई वाज अ टेन्योर्ड प्रोफेसर इन द एसोसिएट प्रोफेसर इन द US, और मैंने सोचा कि ये एक मौका है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, एंड दैट एक्साइटेड. सो एक पैशन था, एक एक्साइटमेंट थी. मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो कि जिनका फोकस रिसर्च की तरफ होता है या दे वांट टू डू समथिंग इन डिस्टेंस लर्निंग और व्हाटएवर. तो ये एक इंडिविजुअल पाथवे है, अंदर की अपनी आवाज को सुने और फिर उसके मुताबिक एक्ट करें. ठीक. So we have one more question from the Facebook audience, but before going to that, I think सफान साहब एक कमेंट भी करना चाह रहे थे, क्वेश्चन भी, तो हम सफान साहब के पास जाते हैं. उससे पहले सलमान, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप इसको गैलरी व्यू पे शिफ्ट कर सकें ताकि फेसबुक पे जो हमारे लोग हैं वो यानी पार्टिसिपेंट्स को भी देख सकें. थैंक यू. ओवर टू यू सफान साहब. Thank you, Asim. Thank you, Sohail Saab, for a brilliant talk. You might remember me once I gave you, when I was doing my PhD, I gave you a tour of Cambridge Science Parks with Kamal Munir back in the day.
मेरा जो आपसे दो क्वेश्चन है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी जिनको यू वुड कॉल अटर फेलियर्स इन पाकिस्तान बट क्वाइट सक्सेसफुल in the Western world. Currently, I am Associate Director for National Horizon Center, which I sort of co-led in establishing. It's a 25 million pound project and which bridges the gap between industry and academia. पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा, मैं जान के ये सवाल उर्दू में कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कहीं पर भी हम इंग्लिश में पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें. अभी आप ये एक स्कैंडल तो देख रहे हैं जो बहुत बैडली पीटीआई गवर्नमेंट ने मैनेज किया है. एक प्रॉब्लम जो मेरे जैसे लोगों को बहुत ज्यादा आता है, यू आर द वाइस चांसलर, आपने मुझे कहा कि सफवान जरूर आओ, लम्स का चक्कर लगाओ एंड थिंक वेदर वुड यू लाइक टू ज्वाइन और नॉट. आई केम इन, गेव अ गुड टॉक. जो चेयरमैन साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ही सेड टू मी, यार तुम मुझे यहाँ क्यों आना चाहते हो? अगर तुम आ गए तो कल तुम कहोगे कि तुम्हें एसोसिएट प्रोफेसर फौरन होना है, फिर तुम प्रोफेसर की बात करोगे, फिर तुम डायरेक्टर बनने की कोशिश करोगे. ठीक है. आई वेंट एंड ज्वाइन पंजाब यूनिवर्सिटी एचईसी को, क्योंकि मैं 4-5 महीने लेट था, उसके ऊपर एतराज था, तो वो मेरा कोर्ट केस पता नहीं पिछले 5-6 साल से अभी तक अदालत में चल रहा है. सिचुएशन ये है कि जितने स्कॉलर्स बाहर गए थे उनके लिए सेटल होना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है. और आपको, जिससे मैं टिरेनी ऑफ मेडियोक्रिटी कहता हूँ, कि जितने लोगों ने अच्छी पीएचडीज की एंड दे हैड टैलेंट, दे केम बैक आउट. जो थोड़े खराब थे या जो लोकल पीएचडीज थे, वो उनके साथ एक पॉलिटिकल वॉर में ऐसे अड़े हुए हैं कि यूनिवर्सिटीज आर नॉट प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड. एक ये मैं बहुत बड़ा चैलेंज देखता हूँ, आई वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन इट, कि हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. सेकंड, मेरा जो क्वेश्चन है कि if I talk, I'm a biochemist by training, तो मैं स्केल अप ऑफ बायोलॉजिकल्स पे काम करता हूँ. जिस तरह अभी आपने कोविड वैक्सीन आती है, तो आई विल बी अमंग्स्ट द टीम जो यूके में काम कर रही होगी कि हाउ टू स्केल इट अप. जिस तरह आप स्केल अप करते हैं प्रोटीन्स को, सेवरल changes start to happen and how to rectify those. अब पाकिस्तान में जब मैंने जाकर काम करना स्टार्ट किया, आप बेसिक केमिकल्स भी नहीं बना रहे. आप जब आप फिनोल नहीं बना रहे, आप बेंजीन नहीं बना रहे, आप तो सही तरह लोकल किट नहीं बना सकते. जो आपने डीएनए एक्सट्रैक्शन भी अगर करनी हो ना, बेसिक मोलेकुलर बायोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट टू डू. व्हेन यू हैव सच चैलेंजेस, तो हाउ टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इंडस्ट्री साथ साथ ग्रो हो रही हो. अदरवाइज इट्स चीपर टू डू गुड क्वालिटी रिसर्च कि आप 10 बंदे हायर करके उन्हें यूके में घर ले दें एंड दे विल डू प्रॉपर रिसर्च, एंड पाकिस्तान में आपको हर चीज इंपोर्ट करके करनी है. तो ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि पाकिस्तान में किस तरह से इंटेलिजेंट लोग, फैकल्टी आए और सक्सेसफुल हों उस माहौल में, यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए. और उसके लिए आई वॉज लकी कि जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो आई वॉज एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड आई केम इन एज द डिपार्टमेंट चेयर. और जिसको मैं रिपोर्ट करता था, डॉक्टर रऊफ, ही वॉज ओल्ड, फुल प्रोफेसर, 100 PhD स्टूडेंट. उनको कोई फिक्र नहीं थी उस लिहाज से. And he was a dyed in the blood academic. So I got that space. उसके बाद HEC में I became the executive director. So I was the chief executive. ये सवाल मैंने भी बहुत दफा सोचा है कि पाकिस्तान में नीचे रह के काम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत. And to be in a position of power is very important. और अनफॉर्चुनेटली ये माहौल ऐसा बनाया है लोगों ने कि जिसमें वो ऊपर नहीं आने देते, और इनसिक्योरिटीज, छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज जो है वो हो जाती है. आई नो dozens of stories कि जी हीटर नहीं देना है, and all kinds of things like that. It's not easy.
اس لیے جو پاکستان میں رہ کے کام کر رہے ہیں and there's lots of them, I salute them کہ اس ماحول میں ہے رہ کے. لیکن یہ بات ہے کہ گروپس بنے ہوئے اچھے گروپس ڈفرینٹ جگہوں پہ, I know dozens of them. تو آپ کو ایک گروپ کے ساتھ sort of ایک ہرڈ کے ساتھ جوائن ہونا ہوتا ہے. اکیلے رہ کے کسی انسٹیٹیوشن کی یہ بات ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ دیٹ گروپ پارٹ. آپ نے نہ جٹ ہونا ہوتا ہے, نہ آرائی ہونا ہوتا ہے, نہ آپ نے کوئی اسپیشل ٹائپ آف کمپیوٹر سائنٹسٹ ہونا ہوتا ہے. رولز آف دا گیم سامنے, آپ ان رولز کے تحت جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں. سب لوگوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان رولز کے تحت جو ہے وہ آگے چلیں گے. اینڈ وہ جو ہے نا ٹسل, وہ بڑی بڑی مشکل رہتی ہے. اینڈ سو بٹ آج ہی میں نے اپنے لنکڈ ان پہ بھی ایک وہ گراف پوسٹ کیا ہے کہ after 20 years, the publications from Pakistan per 10 million of population have gone to a very high number. And I don't normally like to compare it to India, but any case, we can compare it just as a fact that also is in our neighborhood and it's also a developing country. So that could not have happened اگر یہاں پہ ریسرچ گروپس نہ قائم کر. لیکن I know of a lot of frustration. دوسرا سوال اب اس وقت اب میں بھول چکا ہوں کہ آپ کا کیا تھا, تو I don't. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ کے پاس بیسک کیمیکلز کا پاکستان میں نہ بننا, جو ایک انڈسٹریل انفراسٹرکچر چاہیے نا, مثلا ابھی کووڈ-19 ویکسین جب فائنلائز ہو کر انہوں نے پاکستان کو دینی ہے کہ آپ اس کو بنا لیں, اب ہم آپ کو بیسک سیل لائن دے دیتے ہیں. آئی ہیو سیویئر ریزرویشنز کہ ان سے وہ بھی ہو پائے گا, کیونکہ آپ کے پاس بہت بیسک کیمیکلز پاکستان, ہم لوگ فارماسیوٹیکل گریڈ سالٹ پیوریفائی نہیں کر رہے. Yeah, I know. This is Dr. Ata's favorite line. He talks about the cracking plant. He talks about, کہ بھائی بنیادی چیزیں آپ نہیں کرتے, and how do you build the knowledge economy? Because ironically, پاکستان میں scientific horsepower بہت زیادہ ہے. It's not just little. So اس کا جو فریم ورک ہوتا ہے, جس طرح کیونکہ میرا زیادہ تعلق یو ایس سے ہی تھا, تو وہاں پہ ایک سسٹم ہے اسمال بزنس انویسٹیگیٹو ریسرچ. واٹ یو ڈو از یو ٹیک میگا issues, big projects, and you break them up, and then you make it available for little companies to come up and give solutions to, and come up with that. ہم پاکستان میں I don't think کہ ہمیں کوئی دشمن کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا رگڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں نا کہ ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. ایکچولی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. سو اٹ نیڈس ٹو بی اوپنڈ اپ کہ بھائی آپ کام کرنے دو. وائی از اٹ کہ ہماری جو ساری کی ساری لیٹس سے رکشا, سائیکلیں وغیرہ جو ایٹ لیسٹ لو چیزیں ہیں وہ تو ہم کرنا شروع کریں. جو لوگ بنا بھی رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ملک کے اندر آپ نہیں کر سکتے. یلو کیب اسکیم میں آپ کو ایگزامپل دوں, اس کو اتنا لوگ برا بھلا کہتے ہیں. ایز اے کانسیپٹ از ونڈرفل اف یو ہیڈ سیڈ کہ ملک میں بناؤ, کون سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے بھائی. سو اب یہ کووڈ آیا تو they said that we want to make a ventilator, and they are going to make a ventilator. After all, the same country اس نے نیوکلیر بم بنا دیا, میسائلز بنا دیے, تو کون سی چیزیں جو نہیں بنا سکتے. They just have to make an intention کہ یہ کرنا ہے, اس کے بعد سارا کچھ ہو سکتا ہے. But I think that in terms of specific manufacturing of vaccine, there are very good groups working on it, and Dr. Ata in fact leads the COVID group, and get in touch with him. I think there will be solutions. Okay. Okay, thank you, sir. We have two more questions from the Facebook audience, and then I would like to request the participants, my fellow participants, اگر آپ کو کوئی question ہو تو یا تو مجھے private message کر دیں یا پھر raise your hand so that I can come to you after these couple of questions. Okay, سلمان. تو سر پہلا question ہے اظہر رؤوف صاحب ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پیپل جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. تو اگر ہم اوور آل ہم یعنی کامنلی دیکھا گیا سیلف سینٹرڈ ہیں, تو ہم کس طریقے سے
بجائے اپنے آپ کو گرو کرنے کے بنانے کے ہم انسٹیٹیوشن کو گرو کرنے پہ کیسے توجہ دیں گے؟ دیکھیں میرا ان کا جو پہلا جملہ ہے اس سے اختلاف ہے. یہاں پہ سب پاکستانی ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے میں کہوں گا سیلف سینٹرڈ نہیں ہیں. سو ویسے بھی جنیرک میرے خیال میں اسٹیٹمنٹس نہیں ہمیں دینی چاہیے تھے, لیکن سرٹنلی آئی تھنک اس کا سمپل جواب ہے کہ بات آپ سے خود سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے اندر دیکھیں, look at the person who's looks back at you at the mirror, اس کے اوپر سے شروع کریں and then you work with your circle of influence جتنا بھی ہے اور وہاں سے آگے چلیں. ٹھیک سر, the last question from the audience, بلال احمد پوچھتے ہیں کہ آپ جب لمس کو اتنا سکسیسفلی رن کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے, then why did you leave? And I know that he happens to be from LUMS as a student, so I think he's feeling he's missing you sort of. Well, as I said, institutions جو ہوتے ہیں certainly personalities make a difference. I mean, obviously, it's not that you can say that it's person independent, but mashallah, it's a Zabardast institution, and my successor is taking it forward. I got an international opportunity, multi-country, a new challenge, and then decided to take that, to have that experience of leading an institution internationally also. اوکے, تھینک یو سر. آئی تھنک اب ہم اپنے فیلو پارٹیسپینٹ کی طرف جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر سلمان طور صاحب, لکس لائک یو ہیو اے کویسچن, سو پلیز گو اہیڈ. جی سر, شکریہ, بہت انفارمیٹیو ٹاک رہی. میرا کوشچن ابھی میں آپ کا وہ جو لاسٹ ویڈیو سیشن تھا وہ سن رہا تھا, اور اس کے بعد ایک ٹیکسٹ بھی شیئر ہوا ان امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر جو کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں, جس میں پالیسی آپ نے ابھی بھی ذکر کیا. سر, ان میں ایک چیز جو مجھے پاکستانی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے مسنگ لگتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کتنا پالش کرتے ہیں ان ٹرمز آف کولیکٹیو کنٹریبیوشن. آئی مین, ہم نے اسٹوڈنٹ یونینس ختم کر دیں, ہم نے اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کو بڑا نیرو ڈاؤن کر دیا ان کی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کی طرف. ایک بچہ ہے, اس کو یہ پتا ہے یونیورسٹی تک کہ میں نے اپنا پیپر دینا ہے, ٹیچر کے پاس جائے گا, مجھے ریزلٹ آئے گا, اور دیٹس اٹ. اس کو وہ پتہ نہیں ہے کہ اپنی وائس کو ایک کنونسنگلی ٹیبل پہ کیسے رکھ سکتے ہیں, اس کو آرٹیکولیٹ کیسے کرنا ہے, اس کو لے کے کیسے چلنا ہے, اور ہر جگہ لڑنا نہیں ہے. اپنی وائس کو, اپنے اوپینین کو ایک طریقے سے چیزیں لے کے چلنی ہے, اور یہ پورے ہمارے سسٹم میں مسنگ ہے. یہ ہائر ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں, آپ مڈل لوور کہیں پہ بھی چلے جائیں, ہم اپنے بچے کو ٹرین نہیں کر رہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک مسنگ بلڈنگ بلاک ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی مسنگ بلڈنگ بلاک ہے. اینڈ آئی ریمبر جب PPP گورنمنٹ آئی تھی تو اس کا ایک مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل تھی کہ انہوں نے اسٹوڈنٹ یونینز بنانی ہے, اور اس وقت پھر ہم نے ایک ویڈیو کانفرنس کی تھی. آئی تھنک اباؤٹ 100 وائس چانسلرز اکراس دا کنٹری جو کہ جس میں شرکت کی تھی, اور اس کا کنسنسس یہ تھا کہ جو کرنٹ طریقہ کار ہے اس کے اندر نہیں چل سکتی, بیکاز اور اس کی ریزن جو ہے وہ بہت سمپل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ رولز آف دا گیم جو ہے نا وہ مسنگ ہے. تو جب آپ اسٹوڈنٹ یونین بنائیں گے تو اس نے مین کسی پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ کرنا ہے, اینڈ دین تھرو اے پروسیس آف کوئرشن آپ کو اس نے کسی طرح سے سبڈیو کرنا ہے. اینڈ اٹ از اے پارٹ آف آور سائیکی. آئی ریمبر ایک لمز میں بھی ایک انسیڈنس ہوا تھا, اینڈ دیر ور students were very, very upset. It was an issue, okay. And Vice Chancellor صاحب سامنے آئے, and then جس ماحول, چارج ماحول میں گفتگو ہوئی اور بات چیت ہوئی, اور جو لوگ کرنا چاہ رہے تھے وہ آداب کے دائرے میں نہیں رہ رہا تھا.
And that is the issue. जब कोई ये जो सेल्फ राइचियसनेस है ना कि मैं सिर्फ सही हूं, एंड जो एक चीज को जिसका हमें ख्याल करना पड़ता है कि देखिए मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, सब बिल्कुल नहीं आपकी बात मानता, लेकिन मैं आपके हक को पूरी तरह से रिकग्नाइज करता हूं कि आपको ये इजाजत है कि आप ना मुझसे एग्री करें। वो चीज हमने नहीं की, और उस यू नो ओपिनियन की जगह को बनाया नहीं, एंड दैट इज द फेलियर ऑफ आवर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। लम्स में मैंने प्रॉब्ली सबसे ज्यादा देखी थी किसी जगह पे, वहां पे था डिबेट थी, एंड इट वाज वेरी एंजॉयबल, लेकिन मुश्किल भी होता है। एंड सो ये बिकॉज we didn't have the rules of the game, so जो उस वाइस चांसलर कंसल्टेशन का जो कंसेंसस था वो ये था कि आप ये रूल्स ऑफ द गेम जो हैं ये फुल प्रूफ बनाएं, एंड देन वी विल बी एबल टू हैंडल इट। फिर हम यू नो स्टूडेंट यूनियंस भी हो सकती हैं, सब इलेक्शंस भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, एंड इट वुड बी पावरफुल way to do it, but not if you take the law in your own hands. You cross that line between governance and management, then there is a problem. Okay, thank you, sir. Dr. Naveed, sir, please go ahead. Thanks, Asam bhai. Thank you very much, sir, for this information talk, sir. Sir, मेरा question ये है कि जैसा कि आपने भी कहा कि इंस्टीट्यूशन जो है सेट ऑफ सम रूल्स एंड पॉलिसीज प्रोसीजर्स होगा, और डेफिनेटली आपने कहा कि उसका जो हेड होगा इंस्टीट्यूशन का, उससे फर्क पड़ता है इदारों की परफॉर्मेंस पे जो विजिबल भी होती है, और इसकी मिसालें हमारे सामने हैं। नूर खान साहब जहाँ जाते हैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करते हैं, आप हैं, डॉक्टर ताज साहब हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि चूंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उसने भी विद इन दैट रूल्स ही काम करना होता है, फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको वो अडॉप्ट करते हैं तो उनके इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूवमेंट भी आती है और दायरे भी पनपते हैं। सर, यही मेरा क्वेश्चन है। सर देखिए, ये जो आपने आखिरी बात की ना, ये इंतहाई अहम है। वो ये है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो आपके ऊपर अप्लाई करते हैं। जी सही। सो दैट मीन्स कि अगर हमने ये डिसाइड किया है कि सिक्योरिटी की वजह से इंस्पेक्शन होगी गाड़ियों की अंदर जाते वक्त, तो फिर वाइस चांसलर की गाड़ी की भी इंस्पेक्शन होगी और वो भी रुकेंगे। अगर हमने ये डिसाइड किया है कि इतनी लीव होगी या स्मोकिंग अलाउड है इस जगह पे या नहीं, छोटी छोटी बातों की का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो हर एक के ऊपर लागू होगा। जब आपने उस अपने ऊपर लागू कर लिया तो देन एक्चुअली आपका 90% जो काम है वो खत्म हो जाता है उस पॉइंट के ऊपर। सो can you as an individual operate under the law or are you above the law? ये कश्मकश जो है ये मार देती है हमें, and if we would accept that, we have an institution. That's all that I would say on this. Thank you. Thank you. Okay, Dr. Shafkat. Thank you so much, sir. A very informative discussions. I have one question actually. I would like to sort of share my personal experience as I think some of the points Dr. Safwan has touched. So my question, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी recently fellow हूँ उपसला यूनिवर्सिटी में, बस उससे पहले मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मैं जब काम कर रहा था तो मोस्टली हम क्लिनिकल स्टडीज करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, बहुत सारे हम कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हैं आफान यूनिवर्सिटी कराची से भी मिलके। तो मेरा सवाल यह है कि क्योंकि हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के 17 सेंटर्स हैं अक्रॉस डेवलपिंग वर्ल्ड, और मेरा एक थीम था कि क्योंकि इंडिया में 3 सेंटर्स हैं
तो मेरा एक प्लान था कि हम लाहौर में कोई इस तरह का सेटअप करें। तो मुझे जो सबसे अच्छा पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट लगा, मैंने कहा कि लम्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, एंड और मैंने आपको एक बड़ी लंबी सी ईमेल लिखी कि हमारा प्लान है कि हम पाकिस्तान में कोई इस तरह का सेटअप करें। और आपने एक 5 या 6 रुकनी प्रोफेसर्स की एक कमेटी बनाई, और मैं उस टाइम बॉस्टन में था, तो मेरा ना वो इंटरव्यू हुआ। वो 30 मिनट्स का इंटरव्यू था, लेकिन उसमें मोस्टली मैंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं क्या करता हूँ, और बेसिकली मेरा मकसद था कि हम थोड़ी, अगर एपिडेमियोलॉजी नहीं हो रही है, जेनेटिक एपिडेमियोलॉजी नहीं हो रही लम्स में, तो उसका कोई समथिंग इनिशिएटिव लें। तो लेकिन ये जो मैंने इन्फर किया उस मीटिंग से, they were looking more sort of a biology teacher than sort of developing something relevant to one of the centers, or some sort of initiative we can proceed in that direction. तो मेरा सवाल ये है कि अगर हम एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जैसे लम्स है, वहाँ हम कुछ, यानी कि अगर हार्वर्ड के साथ कोई कोलैबोरेशन करके या फिर कोई इस तरह का पब्लिक हेल्थ सेंटर हम बना लें, जो हम लोकल्स पब्लिक हेल्थ ट्रेनर्स या एपिडेमियोलॉजिस्ट को ट्रेन करें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो या तो हमें कैसे हमें आगे प्रोसीड करना होगा। जो हम बाहर हैं, फेलोज या रिसर्चर्स हैं, अगर हम कंट्री में करना चाहते हैं तो हाउ कैन वी प्रोसीड विद दैट? ओके, वेल, एक तो मैं आपको ये कहूँगा, देखें, लम्स, yes, it's a great institution, but it's a very small institution also. वहाँ पे सिर्फ 4000 स्टूडेंट्स हैं, हमारे चंद टॉपिक्स हैं, पब्लिक हेल्थ दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। वी रिसीव्ड मैनी एप्लीकेशंस फ्रॉम इंटरेस्टेड पार्टीज के जी हम मेडिकल स्कूल भी बनाएंगे, समथिंग लाइक दैट, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट वी कुड हैंडल। वहाँ पे जिस चीज़ पे हम काम करते होते थे, then we would think about it long and hard before we would decide to get in. So, School of Education, I was involved in it from the very start of that. So these are, difficult enterprises. So that is the excuse that I would make on the behalf of LUMS. But जो बुनियादी आपका सवाल है कि the people, all of you who are, experts abroad, how do you make an impact in Pakistan? So I would say the first and foremostly most important thing is you have to find a partner. There has to be a crazy guy like you, or a woman, that doesn't happen to be any lady sitting in front of me right now, who will partner with you. That local ownership, उसके बगैर कोई चीज आगे आपकी जो है ना वो नहीं चलेगी. And so in public health, if you want to work in Lahore, I would say that you work with Shaukat Khan. That is the right place. That has phenomenal leadership. मेरा दोस्त ही है उसका head जो है, and I know that there would be a response. But I am sure if you were to email him, he would also refer it to some committee or work with you, genuinely, because he's doing 40 other things. He happens to be head of COVID also, response to Pakistan. So you have to find that partner in crime. That's what, so your aim in life has to be to figure that one entity. और उसके लिए आपको, थोड़ी आते जाते रहें, देखते रहें कि कौन है, किसी जगह एक resonance हो जाएगी. जब वो resonance हो जाएगी, then those of you who are in physics or electrical engineering would know what the power is when you get harmony like that. That's the key thing that I would say as a first step. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Salman, before I come to you, we have questions from Dr. Tanveer, and then we also have questions from our fellow participant, Murad Saab. So first, I would like to go to Dr. Tanveer. Please go ahead. We can't hear you, Tanveer. You have to unmute. Sorry, I was told I have to be mute when you are live. Okay, thank you very much. In fact, मेरा comment था अभी जो आपने comment किया, that's like hitting the bullseye. Exactly यही असल में इससे पहले भी आप कह रहे थे कि like you can't see any female, but there are quite a few on Facebook Live, and I just got a message
Exactly यही काम कर रहे हैं ये लोग. ये असल में like she is one of my collaborators and she graduated from Peking. She must be listening to me. And उनका ये है message कि वो exactly यही काम कर रहे हैं कि they have found partners in Pakistan and they are like doing cutting edge research in China and Peking, and they are supporting their fellow collaborators, you can say their students or whatever, and they have a platform called We Empower. So they are having these workshops, online workshops, and when any one of them they are in Pakistan, so वो इस्लामाबाद में, लाहौर में वो इस तरह के workshops करते हैं, वो identify करते हैं किन लोगों के साथ काम किया जा सकता है, तो वो exactly यही काम कर रहे हैं वो. तो ये बिल्कुल आपका था. और मेरा सर एक छोटा सा question था ये कि हमने रूल्स की बात की, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि हम सबको उसको उसके ताबे काम करना है. तो मुझे मैं अगर फिजिक्सिस्ट हूं तो मुझे हाउ वुड आई नो कि आई हैव सम एबिलिटी टू बी अ लीडर इन समथिंग. आप जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी कि आपके अंदर से एक आवाज आई, सो दैट इंस्टिगेट यू टू गो टू JQI, और वो आपने जाके वो सारा किया. तो हाउ वुड आई रिकॉग्नाइज दैट, हाउ वुड आई लिसन माय इनसाइड कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ? Actually, I have no idea. मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसको जरा थोड़ा सा आगे और कुरेदना चाहिए और आगे देखना चाहिए. And the issue is that are you sort of going to be just sitting back, or you want to take things forward? Academics जो कि researchers होते हैं, active researchers होते हैं, उन्हें मतलब leadership उस तरह से तो करनी होती है. You have your research group, you work with it, you have an ideas, you are going to set up a new center or win 25 million pounds, you have to write massive proposals or whatever. So that means that there is initiative that is coming from. तो वो तो चीजें होती हैं. अब आपके ऊपर है कि whether you will find comfort in taking up an academic leadership position, and one way could be that you could explore जिस तरह मेरा छोटा भाई कर रहा है, he's become an associate dean and he wants देखना चाहता है कि that's something that works for him or not. So that depends on your institution. You follow those ideas and then go forward with that. Okay, thank you, sir. So we have one more question from our fellow participant, Murad sir. For some reason, he is unable to use his mic. So I would like to ask on behalf of him. So his question is कि सर हम कुछ कंट्रीज में देखते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना में, कि एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट बट आल्सो फ्रॉम लेट्स से वी एज इंडिविजुअल. यानी हम अपने इदारों को भी सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल के तौर पे, और गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है. और हम जो एक कभी हमने पहले नारा सुना था कि सबसे पहले पाकिस्तान, या सबसे पहले हमारा अपनी चीज़, तो हमारे यहाँ वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या लैक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जो है उसकी कमी है, जो हर लेवल पे है. और यही चीज़ जो है वो एकेडमिक एनवायरनमेंट या रिसर्च एनवायरनमेंट पे भी उसको अफेक्ट करती है. तो इसको हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? Well, there are different models of development and progress in the world. इसको का चाइना का बहुत नाम है, and for example they decided कि artificial intelligence में we are going to make that a national priority. And they were sort of driven by that. Similarly US में भी होते हैं. After all, they set up centers of for example excellence, or your National Science Foundation, your National Institute of Health has mega calls for a multidisciplinary entity. They decide कि इस area में एक चीज की कमी है, and so they provide funding and an opportunity to develop. अब पाकिस्तान में it used to be कि ऐसी opportunity नहीं है, लेकिन now with Dr. Atta as the head of the Knowledge Economy Task Force, they have created many such ideas, clusters around which they're trying to build things. इससे पहले भी the Planning Commission in the previous government had teamed up with the Higher Education Commission and created
these centers where they were in, I think, cybersecurity, and the different areas that they had defined, and so there was talk about that. So it's sporadic in Pakistan, लेकिन अब इस वक्त कुछ लगता है कि कोई हलचल हो रही है. इसके अलावा you can also try and see if there is an opportunity in the private sector. Private sector हमारा खासा बड़ा भी है, इसमें जान भी है कि if they would find an opportunity to work in a specific area that would be of interest to them. ठीक, थैंक यू सर. तो सर मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है और उसका ताल्लुक हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर से है ओवरऑल पूरी कंट्री में. अच्छा, हम देखते हैं कि ये हमारी एक ह्यूमन नेचर है कि हम, यानी अगर हम अपनी इतने सदियों के एवोल्यूशन देखें तो हमने जो हमारी आबादकारी हुई है वो हम रिसोर्सेज के अराउंड क्लस्टर होते हैं. यानी जहाँ पर दरिया बहता था वहाँ इंसानों ने अपनी आबादियाँ शुरू की हैं जहाँ पर रिसोर्सेज होंगी. तो जो लोग बाहर से जाते हैं यहाँ पर भी वो चीज़ डिस्कस हुई है, तो ऑब्वियसली एक नेचुरल इंक्लिनेशन है कि हम उन जगहों पे जाएंगे जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं. तो चीज़ें क्लस्टर हो रही हैं, रिसोर्सेज क्लस्टर हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो स्टेट या गवर्नमेंट लेवल पे जो रिसोर्सेज हैं उनको भी हम क्लस्टर होते देखते हैं किसी खास पॉइंट पे. फॉर एग्जांपल अगर डेवलपमेंट होती है तो बिग सिटीज़ में होती है, उसका जो इफेक्ट है वो नीचे नहीं जाता, और रिसोर्सेज में हम वैसे लैग कर रहे हैं. तो सर अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो हम ये देखेंगे कि जो मोस्ट इफेक्टेड यूनिट, एंटिटी या पर्सन है, अगर वो किसी खास लेवल पे नहीं पहुंचा तो हम ये नहीं कह सकते कि उस सिस्टम में हमने इफेक्टिवली चीज़ों को बिल्डअप किया. फॉर एग्जांपल अगर पॉवर्टी एलिवेशन है तो जब तक मैं गरीब तरीन आदमी को खास सतह तक नहीं पहुंचाऊंगा मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने पॉवर्टी एलिवेशन की है. तो हम जो हमारे दूर दराज यूनिवर्सिटीज़ हैं इलाकों में, फॉर एग्जांपल जाम शोरो इस तरह, तो वहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं या जो रिसोर्सेज आती हैं वो सारे क्लस्टर हो रही हैं बड़ी जगहों पे, और वहीं पर हमें लम्स या कुछ नस्ट या दीगर एग्जांपल आती हैं. तो सर इसको हम ये किस तरह रेवोल्यूशनाइज करें कि हमारे बिल्कुल लोअर लेवल पे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर जाके एटलीस्ट एकेडमिक या रिसर्च की हद तक चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव हों, फिजिबल हों कि लोग, वहीं के लोग जो बाहर से अपनी एक्सपर्टीज़ लाते हैं वो वहाँ जाकर उन चीज़ों को बसाएं. फॉर एग्जांपल स्वीडन की मिसाल है कि उमियो जो नॉर्थ में है वहाँ पर लिविंग कंडीशंस डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन फंडिंग की स्कैर्सिटी वहाँ पर नहीं है उमियो यूनिवर्सिटी में. तो इसको आप किस तरह देखते हैं, किस तरह हम ये चेंज ला सकते हैं? देखिए, the solutions that have been applied in the West वो हमारे पास भी काम करते हैं. सो ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन था हमारे सामने भी व्हेन इन द हायर एजुकेशन कमीशन के रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. क्या हर वक्त जो है वो नस्ट उस चीज़ को आगे लेके चली जाए, या हमने लेट्स से उथल में यूनिवर्सिटी बनाई है, उधर आगे जा सकते हैं. शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर है या मलकंड यूनिवर्सिटी है. So there is definitely a possibility. You have to recognize कि पाकिस्तान एक कदीम मुल्क है. Okay, खैरपुर जो है, it is one of the oldest settled areas in the world. Khairpur is also the date capital of Pakistan. And so when we talked about that, you have to do a little more work. So there was a date palm research center that was set up at Shah Abdul Latif University, Khairpur. फिर उनका जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, उन्होंने लिंक बनाया with Egypt, and there was an Egyptian scientist who came in, worked on tissue culture and worked on producing the best possible date palm trees that could be propagated using tissue culture over there. And there was a very successful project at that time. Malakand ka aap sochein to Malakand is the actually the capital of walnuts in Pakistan. So one could take the analogy like that. But wahan pe ye hua ki there was actually a foreign faculty who came in who was an expert in mathematical physics. So right now there's actually a very good research group that established over there. वो अपना चुप करके काम करते रहे. उनका ये छोड़ो पड़े, ये जो ऊपर से बातें होती हैं, लोग ये कहते हैं वो कहते हैं, वो एक जो ग्रुप है ना वो बढ़ता गया. Right now in my
university over here. We recruited in computer science, and we have one faculty member from Swat and one faculty member from Bannu. In fact, because of COVID, जो जिधर गया वो उधर ही फंस गया. तो हमारी जो कंप्यूटर साइंस की जो सेमेस्टर जो खत्म हो रहा है, it is being transmitted from the faculty member sitting in Bannu. लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जब भी अब भी हम अगर कभी बन्नू का जिक्र करेंगे तो उसके सिर्फ एसोसिएशन टेररिज्म से होगी, उसकी सिर्फ एसोसिएशन किसी और चीज से होगी. रियलिटी ये है कि बन्नू अगर आप जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड रियल एस्टेट इज जस्ट अबाउट द प्राइस ऑफ इस्लामाबाद. ब्यूटीफुल प्लेस टू गो एंड विजिट. वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो IT का जा चुका हुआ है. सो ये हमारी सोच की कैद जो है जो ज्यादा हमें रखती है, वरना टैलेंट इज वाइड स्प्रेड, एंड दैट टैलेंट हैज नाउ स्प्रेड वर्ल्ड वाइड. इट इज वाइड स्प्रेड. आई मीन आई नो जब हमने GIK व्हेन आई वाज रिक्रूटिंग फॉर फैकल्टी, so one of the people who applied, who did his PhD from University of Pittsburgh with Dr. Ismail Shah, वो कहता मेरा तो गांव है यहाँ से दूसरा एक डॉक्टर अब्दुल खालिक भी थे, मेरा तो 4 किलोमीटर पे गांव है, आज जरूर आऊंगा. Ismail Shah then went on to become the chairman of Pakistan Telecommunication Authority. Khalik is now a faculty member in Sir Syed, the full professor, did very, very well. तो लोग तो हर जगह के मौजूद है. जो हाल उधर स्वीडन के गांव का है, हमारे भी गांव के लोग हर जगह पहुंचे हुए हैं. थैंक यू सर. सलमान सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. एक तो ये कि जब हम 2000 लेट्स से अर्ली 2000 में जब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो एक वेव थी जो कि इस सपोर्ट में थी कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, और दूसरा एक तबका ऐसा भी था जिसको ये उस वक्त भी डर था कि ये लोग वापस नहीं आएंगे, ये निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद आपके रिसोर्सेज भी लग जाएंगे और इनटेक पाकिस्तान में कुछ नहीं होगी. तो आपका इस पॉइंट ऑफ आपका वो आप इसको किस तरह देखते हैं, इन अ सेंस के आज जब 20 साल गुजर गए, हम पाकिस्तान में भी लोग गए, बाहर भी लोग हैं, ओवरऑल आप इस चीज को इस पूरी इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं? और सर दूसरा ये कि क्या इदारों के लिए रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या इंटेलेक्चुअल माइंडसेट जो कि उसको चला सके? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्योंकि वो विन विन सिचुएशन है. यू कैन नॉट लूज व्हेन यू हैव एजुकेटेड ए पर्सन. देयर इज जस्ट नो वे, बिकॉज ये जो टैलेंट है ये किसी तरह से निकल आता है. मुल्क में रहता है, उधर सक्सेसफुल होता है, मुल्क से बाहर जाता है तो रेमिटेंस हो जाती है. एंड मोस्ट डेफिनेटली, and I don't have any scientific study to back this up, but the people who are outside and the level at which they are employed have made a difference to the remittances in Pakistan, let alone the number of scholarships that they have provided. Each one of them working away, किसी ने 2 scholarships इधर बता दी, 4 उधर बता दी, you know, and from Germany to Norway to UK, wherever you are talking about, you know, they have brought back to the country in many orders of magnitude back. And then as far as inside the country, how could we have, you know, done all of those publications in good journals if the work wasn't going on over there? So there's nothing absolutely to lose. And in terms of money, let me just give you a statistic that 7 kilometers, okay, of renovation of a road in Lahore, okay, it's a big renovation, multi-lane highway banegi hai, jo bhi kuch hai, is equal to the Higher Education Commission's budget for the year. ये है, this is the comparison that we talk about, okay. 50 अरब रुपया लगता है कि बहुत बड़ा है, सड़क बना के देखें जरा 50 अरब कितनी लंबी सड़क बनती है आपकी. So वो कोई ऐसा मसला नहीं है. Second क्या कहा था आपने? Sorry, I should have write these things down. सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि जो रिसोर्सेज हैं क्या वो जरूरी हैं
अगर आप कंपेयर करें इंटेलेक्चुअल जो आपको माइंडसेट चाहिए एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, रिसोर्सेज और इनमें बैलेंस क्या जरूरी है, या देखिए, I come back to this number that I quoted here. Resources चाहिए. Okay, this is ridiculous कि आपने फैकल्टी मेंबर से कहना है कि तुमने रात को रिक्शा चढ़ाना है. ये नहीं होगा. You have to treat people with dignity and you have to give them a good, solid living wage. That was the rationale behind the tenure track system, that have a performance system and provide those wages also. And then the numbers that we are talking about, okay, let's say 100 billion agar ho gaya. So 100 billion is what, $600 million or something like that. As a percentage of our GDP, what does it matter? We were in the Higher Education Commission, we were talking about, when I looked at the GDP numbers, World Bank ke saath sari study ki thi, it's all available on website. We're talking between 0.25 and 0.3% of the GDP being spent on higher education. Is that a big number that we are talking about? And what is the cost of the wastage of one wrong signature on, an electric procurement or something like that? So there is, as a country, you have to decide that your most important resource is your people, and that's what you're going to invest on. Then, as a lot of the colleagues जिन्होंने बात की है कि हमने काम करने की कोशिश की, जाने की कोशिश की, तो उसमें आपको वो माहौल नहीं मिला या आपको सपोर्ट नहीं मिली, तो वो रूल्स और सिस्टम और लीडरशिप जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दे कैन मेक योर लाइफ हेल. और ये बात करने के जी हर एक आदमी जो है दे आर एन एंजल के मतलब वो बैठे हुए होंगे, ओवरकोट पहन के बैठे हुए होंगे और ठंड के अंदर काम कर रहे होंगे एंड गर्मी में काम कर रहे होंगे, ये गलत बात है. ठीक है, रूल्स नहीं अलाउ करते कि जी आप एयर कंडीशनिंग करें. भाई आप किसी ने कोई सखर गया देखा है कि मतलब व्हाट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड? पागल लोग हैं कि मतलब एयर कंडीशनर के बगैर काम करेंगे. सो ये thought process भी सही है. We have to give these people dignity. We have to give them the environment. फिर देखें वो क्या कर सकते हैं. ठीक है. Thank you, sir. So, sir, we have around 5 minutes. If you allow us to go ahead, we have one question from Dr. Safwan and one from Dr. Tanveer. I also have one question, so we need to be very brief, and then we will close the session. So, I will short go to questions then. Okay, sir. I will go to Dr. Tanveer. Please be quick. या अगेन कमेंट मैं सिर्फ मेंशन करना चाहूंगा जो अभी सर ने बात की. तो एक कैन यू हियर मी? Yes. हेलो. Yes, I can. अच्छा, हाँ जी. अच्छा, आई थिंक तनवीर आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है. हम किसी ने बात की तो ही इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, you go ahead with someone else. Okay, Dr. Safwan, please quickly if you can ask your question. Sohail sir, आपको याद होगा कि प्रोफेसर हारून अहमद and you and Dr. Ataur Rahman came up with this idea कि पाकिस्तान में 8 न्यू यूनिवर्सिटीज बनेंगी, लेकिन उसका जो यूएसपी था कि आप काफी सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे थे और जितने रिटर्निंग स्कॉलर्स होने थे दे वुड हैव an opportunity to work together in those university, ताकि पाकिस्तान की जो existing problems हैं उनके बगैर थोड़ी सी isolated environment में वो universities बनाई जाएं. क्या ऐसा कोई opportunity है कि हम ऐसा project दोबारा revive कर सकें? Actually, one of those ideas has become a reality. एक है पाक ऑस्ट्रिया फाखहोchschule Institute of Science and Technology जो कि हरीपुर में बन गया है. Dr. Nasir Ali Khan, he is the person heading that, the project director, the vice chancellor. It is being done with a consortium of Austrian universities of applied sciences. Okay, these are the polytechnic equivalent of that. It's a campus for 5,000 students, a fabulously beautiful campus. You can Google it. The faculty has been appointed, and that project is ready to take off to work with the industry
cluster that exists around ये हरीपुर वा हसन अब्दाल जो area है उसको support करने के लिए. Other opportunities, yes, definitely exist. Okay, so सर मेरा एक मुख्तसर सवाल है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे सेशन. वो सवाल ये है कि हम देखते हैं पाकिस्तान में कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा से लीड कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट या इस तरह के इदारों को बनाएं तो हम स्टेट और ये जो प्राइवेट सेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टर होंगे उनके जहन में पहली चीज़ बिजनेस होगी बजाय लॉन्ग टर्म प्लान या सेटिंग द डायरेक्शन फॉर द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लेट्स से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो सर इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या आपने इसको किस तरीके से देखा जब आप HEC में थे या लम्स में आप थे? Okay, so just to clarify कि इस वक्त पाकिस्तान की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो NUST है, which is a public sector university, and private is not equal to profit. पाकिस्तान में as by law for profit यूनिवर्सिटी नहीं होती है. There are some institutions जो कि तरीके निकालते हैं, वरना ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं they are not for profit, whether it is Aga Khan, Lums University, University of Lahore, University of Central Punjab, all of those things. Fees doesn't mean profit. Fees means that you have a way to earn a part of your income. Harvard की भी तो after all fees है. So you get a part of your income to run your expenditures. And जब तक मुल्क में सारा मुल्क मिल के ये इस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश नहीं करेगा तो जो साइज ऑफ द प्रॉब्लम है इट इज टू लार्ज टू हैंडल. एंड दूसरा एक चीज जो कि व्हिच आई स्पोक in a talk day before yesterday was about the vocational education, short cycle education and all of that, where there is room for profit education, and it's a requirement because the needs of Pakistan are far too large. You need to create opportunities for about 150 million learners. We are talking lifelong learning here. और उनके लिए opportunities बनाने के लिए government के पास नहीं होगा. You will have to involve the private sector, as does the entire world, and I mean the private for profit. But university sectors में वैसे officially नहीं है for profit education. Okay, thank you very much sir. इसके साथ ही मैं तमाम अपने फेसबुक पे जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और जो मेरे फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं और मेरे को होस्ट सलमान साहब, उन सब की तरफ से सर मैं आपका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा. जिस तरह डॉक्टर सलमान ने शुरू में कहा था कि यू हैव इंस्पायर्ड अ जनरेशन, और हम लोग भी उसी में शामिल हैं. यू हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड अस एट अ डिस्टेंस, और आज हमने आपसे 1-to-1 बात करके देख लिया कि जो आपकी इंस्पिरेशन लीडरशिप स्किल है वो जिससे हम इंस्पायर होते रहते थे वो असल में क्यों थी या वो असल में क्या थी. तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी. हमारे फेलो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए करियर में ये चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल रहेगी, और आप अब तक जिस तरह एक खज़र राह का किरदार अदा करते रहें, आगे भी आने वाली जनरेशन के लिए इसी तरह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहेंगे. बहुत शुक्रिया सर. Thank you very much. Thank you for this opportunity. Real pleasure. थैंक यू. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. Salman, can you stop the Facebook live? Yes, 1 minute.